चलिए। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक आ गया है नया, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी कंपनी बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में हमारे पास 15 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो भी वो पार्टनर मर गया है, सॉरी जिसकी डेथ हो गई है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका जितना भी हिसाब किताब होता है वो निकालेंगे कि उसको हमें कैपिटल देनी है, रिजर्व्स में शेयर देना है, प्रॉफिट में शेयर देना है, तो उसकी गुडविल का शेयर निकाल के उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो उसके बाद जो भी सारा सामान, जो भी उसकी वैल्यूएशन या जो भी उसकी कैपिटल की वैल्यू होगी एट द एंड, वो हमें किसको देनी होती है, उसके नॉमिनी को। तो वो जो नॉमिनी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। ठीक है। तो जब भी कोई पार्टनर किसी भी रीजन से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप उसके सारा बैलेंस किसको दोगे, उसके नॉमिनी को दोगे, जो कि होता है उस पार्टनर का एग्जीक्यूटर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टनर चला गया है या जिसकी डेथ हो गई है उसको हम बोलते हैं डिजीज पार्टनर। ठीक है। ये जो डिजीज पार्टनर होते हैं, हमें क्या करना होता है कि ये देखना होता है इसमें कि जो भी पार्टनर मर चुका है, ठीक है, या मर गया है, तो वो कितने टाइम उसने काम करा हमारी फर्म में, ठीक है, देन उसी के हिसाब से हम उसका शेयर निकाल के उसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज डेथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए छोटी सी चीज होती है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब देखिए कोई भी पार्टनर है हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, ए, चलिए तीन ले लेते हैं, बी एंड सी। ठीक है। तो तीन पार्टनर्स है, इनमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सपोज करो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अगर वो वर्किंग डेज में डेथ हुई है, सपोज करिए कि हमारा जो अकाउंट स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल, और हमारा एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। और अगर किसी पार्टनर की जो डेथ है, अगर किसी भी पार्टनर की जो डेथ है वो कब होती है, 31 मार्च, या फिर उस डेट को जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, कि हम एक नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस दिन के बाद से सब, ठीक है, वो कोई सी भी डेट हो सकती है। तो उस टाइम पर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब ये पार्टी की डेथ हो गई 31 मार्च को, 30 सितंबर को, या कोई सी भी ऐसी डेट हमने बोला कि आज पार्टी की डेथ हुई है, तो आज के बाद हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, आज सारे अकाउंट क्लोज कर दो, खत्म कर दो। ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, उस टाइम तक का जो प्रॉफिट होगा वो P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो कि हम जो अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, और एक पार्टनर है हमारा दैट इज बी, एंड उसकी जो डेथ हो जाती है वो हो जाती है अप्रैल मई जून, 30 जून को। ठीक है। तो जो पार्टनर मरा है, ठीक है, या जिसकी डेथ हुई है, अब हम बस यहाँ पर ये देखेंगे कि वो जो पार्टनर चला गया हमारे पास से, ठीक है, अब उसको जो प्रॉफिट में शेयर देना है वो कितना देना है, बाकी अपनी कंपनी ऐसी रन करती रहेगी, हम जो हिसाब किताब बाद में करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अपने लास्ट में जाके जैसे चल रहा था 31 मार्च को ही क्लोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पार्टनर जा रहा है तो हमें सारी चीजें रीअसेस करनी पड़ेंगी, तो वो हम अभी कर लेंगे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हम कब करेंगे, 31 मार्च में। तो मिड में ही चला गया 30 जून को, तो अब जो पार्टनर चला गया है बीच में किसी भी डेट में और हमारे अकाउंट जो है वो रन कर रहे हैं सिंपली, तब हम उस केस में जो प्रॉफिट का शेयर हम सिर्फ किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। इसको निकालने के लिए हमसे बोला जाता है दैट यू हैव अ, या तो आप एवरेज प्रॉफिट लीजिए,
ठीक है, या फिर आप प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लीजिए। ठीक है, और जो आपसे बोला जा रहा है, मतलब 2 साल का प्रॉफिट लेना है, 3 साल का प्रॉफिट, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ प्रॉफिट। ठीक है, या फिर आप उसको कंसिडर करिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पार्टनर का शेयर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टनर का शेयर, सॉरी, पार्टनर का शेयर ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर हम लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स वो उसने 2 महीने काम कर रहा है या 3 महीने काम कर रहा है, 6 मंथ्स काम कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या लेंगे, टाइम पीरियड के लिए अगर आप मंथ्स ले रहे हैं तो मंथ्स अपॉन 12 आ जाएगा, या फिर आप डेज ले रहे हैं अपॉन में आपको क्या लेना पड़ेगा, 365 डेज। ठीक है, चलिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे चीजें हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो आई थिंक हम वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आ गया, ओके, ये रहा। चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। ओके, थोड़ा जूम आउट करके क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 हमारे स्पाइरल का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ मोस्टली सिमिलर से, तो जो जो चीजें अलग हैं, जो पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, हम वो कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब यहाँ पर कौन चला गया हमारे पास से, दैट इज जोशी। जोशी died on 28th February 2018. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average profit. Average, अब देखो, जो हमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 completed years of profit बिफोर डेथ। अब यहाँ पर ठीक है, उसकी डेथ के पहले जो भी प्रॉफिट थे, कितने ईयर्स का लेना है, 3 completed years का लेना है। चलिए, तो उनकी जो डेथ हुई है वो कब हुई, 28 फरवरी 2018 में। तो 18 से पहले क्या आता है, 17, देन 16, देन 15। तो पिछले 3 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट लेना है। ओके, तो वो गिवन है हमें 8, 9 और 10। ओके, देन उसके बाद ये आई थिंक लाइन सेम रिपीट हो गई है। अब यहाँ पे बोला है देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। देखिए, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब तो आपको सिंपल जो पार्टनर है उसकी जिसकी डेथ हो गई है, आपको उसका शेयर निकालना है, उसको दे देना है प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है, चलिए करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सॉरी। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो किसका शेयर होगा, जोशी। जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अब इनकी तो डेथ हो गई है। अब इनका जो शेयर है वो इनके किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला था कि आपको क्या यूज करना है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जोशी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका शेयर इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 8, 9, 10। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज 8,000 प्लस 9,000 प्लस
10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब उसके बाद यहाँ पर शेयर निकालेंगे। शेयर कितना है हमारा? अगर हम शेयर निकालेंगे तो हमारे पास जो शेयर है, यहाँ पर कुछ शेयर गिवन है? नहीं, कोई शेयर गिवन नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 1/3 शेयर। और टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब इन्होंने कितने महीने या दिन काम करा है, ठीक है, फर्म में। हम देखेंगे यहाँ पे अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो 15, 16, 17 में हो रहे हैं। मतलब अब इन्होंने जो अकाउंटिंग ईयर लिया है, ठीक है, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं लिया है। क्या लिया है? इन्होंने लिया 1 जन टू 31 दिसंबर। तो जैसे 1 जन से 31 दिसंबर तक यहाँ पे बात करी गई है, तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जैन में स्टार्ट होगा और फेब में इनकी डेथ हो गई। तो इन्होंने कितने महीने काम करा? सिर्फ 2 मंथ्स। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? दैट इज 2/12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना? दैट इज 17, दैट इज 27,000 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आप चाहे तो इसे रफ में निकाल सकते हैं, दैट इज 2/12, ठीक है। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 से करेंगे ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 3, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 जीरोस बची है, तो यहाँ पर बचा होगा 1000 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया? 500। तो जो जोशी का प्रॉफिट में शेयर हो गया वो हो गया 500। अब क्या करना है, हमें इसकी एंट्री बनानी है। तो एंट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, जोशी को तो ये प्रॉफिट का जो अमाउंट है मिलेगा, रिसीव होगा, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए क्या लिखेंगे? ओके, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जोशीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनका शेयर कितना था? दैट इज 500 एंड 500, क्लियर। चलिए, अब उसके बाद इन्होंने, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर आ जाता हूँ सेकंड पॉइंट पर। देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, न्यू रेशियो इज 3:2। तो देखिए, जब भी आपके पास न्यू और ओल्ड रेशियो की बात आती है, तो जैसे हमने थर्ड चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट रेशियो के टाइम पर करा है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। जो गेनर्स होते हैं उनको उनका अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं, सेक्रीफाइजर का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो प्रॉफिट का शेयर है 500, इसके होने के बाद ही तो यहाँ पर प्रॉफिट में चेंज आया है। तो अब आप लोग यहाँ देखेंगे, हम निकालने वाले हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन? राम, मनोहर, जोशी। ओके, चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपने पार्ट पर। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए राम, मनोहर, जोशी। अब जो इनका न्यू रेशियो वो है आई थिंक 3:2, तो हो जाएगा 3/5, 2/5। ओल्ड रेशियो करेंगे तो दैट इज 1/3 माइनस 1/3, ठीक है। और यहाँ पर जोशी तो अब नहीं रहा, तो उसका हो गया 0 शेयर, दिस इज 1/3। आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 15, तो ये हो जाती है 3 9 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4/15। यहाँ पर करेंगे 3 to 6 माइनस 5, दैट इज 1/15। यहाँ पर करेंगे तो माइनस 1/3 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5/15, ठीक है। तो ये जो दोनों पार्टनर्स हैं ये गेन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अब देखिए, गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 4:1, और ये कितना आ गया? फिफ्थ पार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अमाउंट कितना है?
500 अगर देखेंगे तो इनमें डिवाइड होना, तो ये 400 रुपीज और ये 100 रुपीज लेकर आएगा, और किसको दे देंगे हम, जोशी को, कितना, 500। क्लियर। चलिए, तो अब इसकी यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाने वाले हैं। तो गेनर्स को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन वी आर हैविंग मनोहर, यहाँ पे लिखेंगे मनोहर मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा हमारा, जोशी। तो यहां लिख देंगे 2 जोशीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, राम और मनोहर का जो शेयर था वो कितना था, 400 एंड 100, और जोशी को कितना मिलेगा, दैट इज 500। क्लियर। तो आपको ये था सेकंड पार्ट की एंट्री, और वो थी फर्स्ट पार्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब भी आपको न्यू और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगा, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जब आपको कोई चेंज नहीं होगा, तब आपको इस टाइप से करना है। ठीक है, ये प्रॉफिट का शेयर तो निकालना ही पड़ेगा, नो डाउट। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने यहाँ पर करा था। और इस बात का ध्यान रखें, जब भी अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइंड अप करी जा रही है, तो आप उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करेंगे। अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चलती रहेगी, ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे वो किस नाम से निकालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे अभी आगे, तो चलिए करते हैं। ऑल द बेस्ट।